तो इसी तरह से हमारा जो थर्ड वाला था, थर्ड वाला क्या था, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मीन्स कि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जो हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग जो हो रही है, किसकी सेलिंग एंड बाइंग हो रही है, ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमंस की हो रही है। यहाँ पे ह्यूमंस मेनली पता है कौन होता है, मेनली फीमेल्स की होते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो हैं वो बहुत गलत है। आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि कुछ बच्चे किडनैप हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, नहीं मिलते। तो ये जाते कहाँ हैं, ये एक्चुअली ये इनके एक ग्रुप होता है, ये वाले लोग जो होते हैं इनको क्या करते हैं, बच्चों को इस तरह से पकड़ लेते हैं और बाद में फिर इसको सेल कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं अगर ऐसा चलता तो हमें, हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि इसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। वी शुड स्टॉप ऑल दिस एक्सप्लॉयटेशंस। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। फिर हमारा आता है फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस में क्या, पीपल हैव अ राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस। इंसान को राइट्स बोला गया है कि वो कोई भी धर्म को माने, उसे पूजे, उसकी प्रार्थना करे या उसकी प्रचार करे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे और वो फ्री है, कोई भी रिलीजियस को मान ले, ठीक है। फिर हमारा आता है फिफ्थ वाला, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमने पढ़ा था कि जो भी माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो भी जिनका परसेंटेज कम हो रहा है, जैसे हिंदू के बाद मुस्लिम्स है, तो हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है, मेजोरिटी में, फिर मुस्लिम माइनॉरिटी में आ गया। फिर मुस्लिम से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर आ जाएगा बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियन है, जैन है। तो इस तरह से जो भी ऑल माइनॉरिटीज़ है उनके पास अधिकार है कि वो अपने राइट्स को प्रिजर्व करे, कंजर्व करे, बचाए, अपनी कल्चर को बचाए, कि उनकी कोई कल्चर को दबाए नहीं। तो गवर्नमेंट इनके लिए इस तरह से उन्हें फंड्स भी देती है उसके, ताकि वो अपने स्कूल, अपने रिलीजियस मैटर पे अपना कोई कुछ करना चाहे तो इसी तरह से उनके पास राइट्स है। और यहाँ पे एक साथ दे दिया एजुकेशनल राइट्स, मतलब हमारे गवर्नमेंट्स ने अभी कंपलसरी कर दिया दैट चिल्ड्रंस फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स जो भी है उन्हें एजुकेशन जो है कंपलसरी है, दे शुड गेट फ्री एजुकेशन। इन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, साथ साथ फूडिंग, उनको खाना भी दिया जाएगा। एजुकेशन तो हो रहा है, फिर फूडिंग भी है, खाना भी दे रहा है, बुक्स भी फ्री में दिया जाता है ताकि जो भी गरीब है वो अफोर्ड कर पाए। तो इसी तरह से ये चीज़ें हो गई। लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक्स हैं, रूल्स बुक्स हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हमसे कोई हमारा रूल्स छीन लेता है, तो उसका इलाज भी हमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, उसी रूल्स बुक्स में ही लिखा गया। रेमेडीज़ में उसका सल्यूशन तो किस तरह से कहा गया, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी संस्था हो, अगर हमसे हमारा अधिकार छीनता है, जो हमने अभी पढ़ा अब तक जितनी राइट्स पढ़े, ये वाले राइट्स पढ़े, ये वाले इसके पीछे वाले जो राइट्स पढ़े, कोई भी हमसे हमारा राइट्स अगर छीनता है या फिर हमें वो नहीं देता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा आपको, मान लो कि आपसे कोई राइट टू एजुकेशनल राइट्स नहीं देता है, बोलता है कि नहीं आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप अपने कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल मना कर देता है, तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप बैठ जाओगे कि भाई अब मैं क्या करूं। आप चाहो तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आप कोर्ट में जाओ, क्योंकि हमें अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने, एक और राइट्स दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के थ्रू उसको केस कर देंगे उसके ऊपर, और उसको वापस दिलाने का अधिकार किसके पास है, हमारे जज को, कोर्ट को दिया गया है, ताकि वो हमारे राइट्स को हम तक पहुंचाए सही सलामत, और वो देखे भी कि वो राइट्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। तो इसी तरह से ये हमारा रेमेडीज़ हो गया। अब जैसे मैंने कहा था कि राइट्स जितना इम्पॉर्टेंट है साथ में हमारा उतना ही कुछ काम भी है। जैसे एग्जांपल मान लो कि घर वालों से हम बहुत कुछ मांगते हैं, हमें मिल जाता है, तो लेकिन घर वाले कुछ हमसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं आपसे, बस इतना ही ना कि आप पढ़ाई अच्छा करें, रिजल्ट अच्छा बनाएं, बस इससे ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं मांगता आपसे, एक्सपेक्ट तो इतना ही करते हैं। तो इसी तरह से हम गवर्नमेंट से जो बोलते हैं कि हमें राइट्स चाहिए, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिया है, इसके अलावा भी 6 फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी और भी राइट्स है हमारे पास, लेकिन जैसे मैंने कहा इसे फंडामेंटल इसलिए कहा क्योंकि ये हमारा बेसिक है, ये नहीं होगा तो बाकी राइट्स का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इसके लिए। तो इतने सारे राइट्स दिया तो फिर हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, किसके खिलाफ, किसके लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए। जैसे पहला हमारा ड्यूटी क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल एंथम। हमें
हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की अबाइड उसमें बंधे हुए जो है, क्योंकि अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य है, तो हमें अपने रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे आइडियल्स, जो भी हमारे सारे बड़े बड़े लोग हैं जिस तरह से उन्होंने कुछ भी बताया है उनके बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उनकी बॉडी क्या है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है, वो हमारा नेशनल एंथम, उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम। जो भी देश के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है, जो अपनी जान दे दे रहे हैं, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, गर्व होना चाहिए। उनकी नोबल, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए हमें उनके लिए सचमुच उनके लिए चेरिश करना चाहिए, फिर चेयर करना चाहिए। फिर थर्ड, टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपनी सोवरेंटी, मतलब हम आज़ाद है, किससे आज़ाद है, बाहर के लोगों से, क्योंकि कोई बाहर वाला हम पे रूल नहीं कर रहा। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल सोवरेन का मीनिंग हमने आगे भी डिस्कस किया, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर। हमें बाहर वालों, हमारे ऊपर कोई भी बाहर वाला रूल नहीं कर रहा, हम उससे फ्री है। साथ में क्या, यूनिटी, हम अलग अलग है लेकिन हमारे अंदर क्या, यूनिटी है, और यही हमें बांध के रखता है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। देश को बचाना है, जब भी ज़रूरत पड़े हमें, देश हमें जब भी बुलाए, हमें उसके काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें ना नहीं बोलना चाहिए। टू प्रमोट हारमोनी किसे बोलते हैं, भाईचारा, देशभक्ति, प्रेम, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, इसे कहा जाता है। फिर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। जो हमारे पूर्वज, हमारे जितने सारे हिस्ट्री से जो भी हमें मिली है धरोहर, उसे हमें बचा के रखना है, हमें उसे, हमारे कल्चर को भी बचा के रखना, क्योंकि कल्चर भी हमारे लिए एक हमारा हेरिटेज है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारा जो वातावरण है जिसमें हम रहते हैं, उसे भी बचाना है। अगर वो प्रदूषित हो जाता है, मतलब पॉल्यूट हो जाता है, तो आप सांस कहाँ लोगे, फिर हम उसी पॉल्यूशन में रहेंगे, फिर हम भी तो पॉल्यूशन में रहने से क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य जो है हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, हमें उसे इम्प्रूव भी करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सोच, कभी भी हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, छोटी सोच, हमेशा उसके पीछे कोई रीज़न है, कारण है, और साइंटिफिक रीज़न होता है, उसमें इस तरह से हमें सोचना चाहिए। ह्यूमनिज्म, इंसान एक इंसान के साथ अच्छा करे, बुरा ना करे। इन स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, हमेशा खोज रखना चाहिए कि भाई क्यों हुआ, कारण क्या है, और अगर सही नहीं है तो उसको सुधारे, रिफॉर्म करे, ठीक है। फिर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब नहीं बोलते हमारा तो तोड़ फोड़ दो, भाई आप हो तो फिर आपके बाद जो आएगा वो भी तो उसको यूज़ करेगा, तो ये हमारा ड्यूटी ही बनता है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करें। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल द स्पेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। अब जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्सेलेंस है, जो भी काम हो रहा है, सभी कोई भी फील्ड में हो, सभी इंडिविजुअल्स वो सब एक साथ उसको कलेक्ट करके रखना चाहिए, उसको स्ट्राइव बचा के रखना चाहिए, ताकि वो आगे हमारे लिए काम आए। तो इसी तरह से हमारा जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और उससे पहले यहाँ पे कुछ था, आप देखोगे एक्स्ट्रा बाइट्स में, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इनिशियली या फंडामेंटल राइट्स provided to the peoples under the Indian Constitution. It was taken away by the 44 amendments of the it is now only a legal rights. तो पहले कहा गया राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, ये भी फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और इसे लीगल राइट्स के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत सारे राइट्स हमारे लिए। अब आता है हमारा लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे शॉर्ट में समझ लो आगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। मतलब जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या रूल्स है, सेंट्रल के पास क्या रूल्स है, तो इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा भी दिया गया है कि अपने अपने एरिया के पास जब वो काम कर रहे हैं तो स्टेट्स के पास जो रूल्स है वो रूल्स क्या करें, वो डायरेक्ट फॉलो करें, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया को जो बेनिफिट मिले, ठीक है, उस एरिया को वो बेनिफिट करे। जैसे अभी मान लो एरिया में इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम्स है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसे डायरेक्टली से सॉल्व करे। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए डेली नीड्स में आता है और उसी एरिया में जो गवर्नमेंट होता है वो उसके अंदर आता है कि उस चीज़ों को वो सॉल्व करे,
उसे। तो इस तरह से इस चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि जो स्टेट पॉलिसीज है शुड बी पुट इनटू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ताकि उसे फटाफट सॉल्व किया जाए डायरेक्टली। तो देयर आर सर्टन गाइडलाइंस लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द गवर्नमेंट अ रोड मैप टू वर्क एंड एडहर टू द स्पीड ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। इनमें इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ों के बारे में लिखा गया ताकि गाइडलाइंस भी दिया गया कि कैसे काम करना है और कैसे हम आगे बढ़े, इसकी प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, स्पीड्स क्या होने चाहिए। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट एक आइडियल होना चाहिए, एक बहुत अच्छा होना चाहिए, और वेलफेयर समाज में उसका सभी लोगों का लाभ हो सभी को, इस तरह से वो काम करें। तो दिस प्रिंसिपल्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप इन माइंड बाय द गवर्नमेंट। तो इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाई है। और ये आर्टिकल्स कितने में लिखा गया? 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल्स नंबर 38 के अंदर इस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो वेलफेयर समाज में लोगों का भला करे। तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले डाउन दैट द स्टेट शैल direct its policies in such a way that equal opportunities is given to all the men and women in acquiring adequate means of livelihood. Economic system should not result in concentration of wealth in a few hands. तो उन्होंने क्या बोला कि सबके पास बराबर अधिकार होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ सबको समान है, अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि सभी बराबर आगे आए, भले वो मैन हो वुमेन हो। फिर अच्छे से रहने का अधिकार सभी के पास है, और साथ में इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति में सभी के पास सुधार होना चाहिए, ना ही सिर्फ एक ही सेक्शन के पास, मतलब पैसे वाले के पास ही सिर्फ सारा काम हो रहा है, बाकी किसी के पास काम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या बताया गया कि अपॉर्चुनिटीज़ जो सुविधाएं मिलेगी वो सबको बराबर मिलना चाहिए, मैन हो वुमेन हो, सभी के पास अच्छे से रहने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो गवर्नमेंट देखे। इकोनॉमिक स्टेटस जहाँ पे कि पैसा जो है किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि सबके पास होना चाहिए, सबके पास बराबर हो, गवर्नमेंट जो भी काम दे रही है सबके साथ होना चाहिए। इट इज़ अ गवर्नमेंट्स मोरल ड्यूटी टू फॉलो दिस प्रिंसिपल वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ बट दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो इसी तरह से कहा गया गवर्नमेंट ने तो बना दिया ड्यूटीज़, मोरल ड्यूटीज़, और इसमें रख दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट्स ने बना तो दी और ये इसके अंदर बाइंडिंग नहीं है, लीगल, इसे बस ऐसे लिख दिया, बट दिस आर नॉट लीगली बाइंडिंग। गवर्नमेंट बंधे नहीं है कि इसको करवाना है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि आप अगर ऐसे करवाते हैं, ऐसे काम करते हैं तो आपका जो भी काम है बहुत अच्छे से होगा। तो इसी तरह से हमारा इसी तरह से इसकी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गई है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।